आज बात आम आदमी पार्टी की होगी, जिस पर नई मुसीबत मंडराने लगी है। क्यों, यह हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक तो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक क्यों मुश्किलें में घिर गए। नीतीश राणे क्या नपेंगे, यह भी जानेंगे आगे, आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही यूपी में अखिलेश के नवाब क्यों फंस गए, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको हम समझाएंगे, दिखाएंगे। बात कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की भी होगी। ममता दीदी के बड़े एक्शन से क्या कई दिनों से चल रहा घमासान कुछ शांत होगा, इसकी पड़ताल हम करने वाले हैं। और हरियाणा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में मचे भूचाल और सियासी उठापटक की बात भी होगी। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में नेताजी की मुश्किलों पर बात हम करने वाले हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मृत्युंजय सिंह भी मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं और संजय त्रिपाठी लखनऊ से आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल भी हम चलेंगे और हरियाणा की खबरों पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ने वाले हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी मेरे साथ होंगी, जैनेंद्र भी हमारे साथ हैं। सबसे हम बातचीत करें, लेकिन अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 राज्य और 3 पार्टियों के 3 नेताओं की मुश्किलें आज के दिन कैसे बढ़ी, वो जरा आप समझिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी विधायक नीतीश राणे मुश्किल में घिर गए। वहीं यूपी में कन्नौज में रेप के आरोपों में घिरे नवाब सिंह पर भी संकट के बादल और गहरे हो चले हैं। तो दिल्ली से लेकर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तस्वीर। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की सबसे नई मुसीबत। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह गिरफ्तार हो गए हैं। 4 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमानतुल्लाह से घर पर बातचीत की थी, पूछताछ हुई। कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में यह एक्शन हुआ है और अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 4 घंटे पूछताछ चली, लंबी पूछताछ चली। आज सुबह ही ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई थी और उसके बाद थोड़ी सी वहां पर नोकझोंक भी हुई। स्थानीय पुलिस पहुंचती है और आखिरकार आज गिरफ्तारी हो गई है इनकी। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। सीधे आइए, मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ मनोज वर्मा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जो लगातार इस खबर पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं। मनोज, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है और क्या ईडी के हाथ कुछ खास लगा है आज जो छापेमारी की गई थी अमानतुल्लाह के घर पर? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूँगा कि सुबह करीब 6 बजे ईडी की जो टीम थी वो अमानतुल्लाह खान के घर पे पहुंची थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। करीब 2 घंटे बाद दरवाज़ा खोला गया, ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई और अमानतुल्लाह खान से पूछताछ शुरू की गई। मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार पहले से ही जारी थी। अमानतुल्लाह खान को इससे पहले भी पूछताछ के लिए 13 घंटे तक ईडी ऑफिस में बैठा कर रखा गया था। 13 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज जब पूछताछ हुई तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसी वजह से ईडी के सूत्रों का कहना है कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आज ही अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश किया जाता है या फिर ईडी कल अदालत में पेश करेगी, क्योंकि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे का समय होता है किसी भी एजेंसी को अदालत में पेश करने के लिए। तो फिलहाल अभी ये साफ नहीं किया गया ईडी के सूत्रों द्वारा कि आज ही पेश किया जाएगा या फिर अमानतुल्लाह खान को कल पेश किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पेश करने के बाद ईडी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जो ईडी जानना चाहती है। जिस वक्त अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस वक्त जो 32 भर्तियां हुई थी उसमें सरकारी नियमों को ताक पर रख करके भर्तियां की गई थी, जिसमें 5 अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 22 लोग वो हैं जो ओखला के रहने वाले हैं, यानी कि अमानतुल्लाह खान जहां से विधायक है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी उसको भी गलत तरीके से जो है वो किराए पर दिया गया था। जो पट्टे की जमीन थी उसको गलत तरीके से दिया गया था, उससे धन अर्जित किया गया था और उस धन से कुछ संपत्ति खरीदी गई थी, जिसकी जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है। तो तमाम सवालों की फहरिस्त है ईडी के पास जो अमानतुल्लाह खान से ईडी को जानने हैं। देखना होगा कि अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर अब राजनीति भी गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तेज हुई है जुबानी जंग। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट की फटकार के बाद भी ऐसी हरकतें, ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। अमानतुल्लाह खान एक आम गरीब मुसलमान का हक खा रहे हैं, उनके अधिकार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो फिर इस बात को भी ध्यान रखिए
कि जांच एजेंसी और कानून अपना काम करेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो भाजपा में शामिल हो जाए तो वहाँ एजेंसीज नहीं जाती, तो चीज़ें बड़ी साफ साफ दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। राजनीति अपनी जगह है, जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सियासत गर्म है, लेकिन जो तकनीकी बारीकियां हैं इस केस में वो समझते हैं मनोज वर्मा से। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, जो ये पूरा मामला बताया जा रहा है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसमें क्या इनकी भूमिका पाई जा रही है अमानतुल्लाह पर? क्यों यह मसला संगीन हो गया इतना? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये मामला 2016 में सीबीआई ने दर्ज किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने मामला दर्ज किया और उसी मामले को आधार बनाते हुए अब ईडी जो है पीएमएलए के तहत इसकी जो है जांच कर रही है। इसमें जो आरोप लगे हैं अमानतुल्लाह खान पर, वो ये आरोप लगे हैं कि जब वो वक्फ बोर्ड में थे तब 32 नियुक्तियाँ जो की गई थी वो नियमों को ताक पर रख करके की गई थी। उस 32 नियुक्तियों के अंदर 5 उनके रिश्तेदार थे। इसके अलावा 22 लोग वो थे जो वहीं ओखला के रहने वाले थे, जहाँ से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें किराए पर दी जाती हैं, यानी कि जो पट्टे की ज़मीनें किराए पर दी जाती हैं, वो किराए पर तो दी गई, उसमें बहुत वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा जब किराए पर दी गई तो उसके एवज में पैसा भी लिया गया था और उस पैसे से ज़मीन खरीदी गई थी। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान के करीबी हैं, उनके घर जब रेड हुई थी एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो की, वहाँ से एक डायरी बरामद हुई थी जिसके अंदर 8 करोड़ रुपए का लेखा जोखा था। कोर्ट से खबर है, मारपीट के आरोपी विभय कुमार को जमानत मिल गई है। विभव कुमार को जमानत मिल गई। स्वाति मालीवाल से जुड़ा यह मामला, स्वाति मालीवाल से मारपीट का यह मामला है। दरअसल आरोपी 100 दिन से अधिक से हिरासत में है, यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में यह साधारण चोट का मामला है, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और जमानत दे दी गई है विभव कुमार को। तो सुप्रीम कोर्ट से अभी की बड़ी खबर आ रही है और विभव कुमार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। स्वाति मालीवाल से मारपीट से जुड़ा यह मामला है। दीपक रावत से इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। दीपक। जी अखिलेश, बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिहाज से। आम आदमी पार्टी को एक नहीं बल्कि दो बड़ी राहत मिली है। विजय नायर जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे उनको भी जमानत मिली है और अब विभव कुमार को भी जमानत मिली है। निजी सचिव थे मुख्यमंत्री के, उनके साथ साए की तरह रहते थे, हर काम उनका देखते थे, मजबूत पिलर के तौर पर माने जाते थे। और ऐसे में जब उनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ तो पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का धक्का लगा कि एक और उनका जो व्यक्ति है जो खास तौर पर पार्टी से जुड़ा हुआ है वो इस वक्त जेल चला गया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लिहाज से बड़ा दिन, और सीधे तौर पर कोर्ट ने एक बड़ी बात ये कही है कि आपने इसमें इतने ज़्यादा गवाह बनाए हुए हैं इस पूरे मामले में कि एक एक की गवाही होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। 100 दिन से ये जो विभव कुमार हैं ऑलरेडी जेल में हैं, बहुत लंबा वक्त इन्हें हो चुका है। ऐसे में अब इन्हें जमानत दी जानी चाहिए, इसका खंडन नहीं करना चाहिए। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अखिलेश, और सीधे तौर पर यह कहा है कि जो शर्तें रखी है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि वो मुख्यमंत्री के साथ न रहें, क्योंकि पहले वो मुख्य सचिव हुआ, प्रमुख सचिव के तौर पर उनके साथ काम करते थे, उस पर न रहें। और सीधे तौर पर यह कहा कि इस केस के सिलसिले में पार्टी से जुड़ा कोई भी नेता बयान न दे, यानी कि इस मामले में कोई बयान नहीं देगा। ठीक है दीपक, फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अब अगली खबर, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी विधायक की मुश्किल कैसे बढ़ी वो आपको दिखाते हैं। नितेश राणे की खुली धमकी पर केस दर्ज हो गया है। नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम उन पर लगा है। पुलिस ने नितेश राणे से पुलिस कभी भी पूछताछ कर सकती है, इस तरीके की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र से अभी की बड़ी खबर, नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मेरे साथ मृत्युंजय जुड़े हुए हमारे सहयोगी इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी देंगे। मृत्युंजय, ये जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर क्या अपडेट है ये भी बताइए, और क्या नितेश राणे से पूछताछ भी होने वाली है? बिल्कुल, देखिए नितेश राणे कल नासिक में गए थे और नासिक के गांव में सकल हिंदू समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया, आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना, इन 2 पुलिस थानों में भड़काऊ बयान देने के मामले में नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हमारी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि नितेश राणे को नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस सर्व करने के बाद उन्हें पुलिस थाने बुलाया जाएगा और उनका बयान दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पर निश्चित तौर पर देखिए जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आने वाले 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। नेताओं के कार्यकर्ता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, बयान सभी दे रहे हैं, लेकिन बयानों में अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं और लांघ कर कहीं ना कहीं समाज में द्वेष निर्माण का काम कर रहे हैं। और लगभग इसी प्रकार का एक आपत्तिजनक बयान नीतीश राणे ने दिया है और इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने बयान अभी तक दर्ज नहीं किया है। नोटिस जारी करेगी और बयान दर्ज किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इसी प्रकार की बयानबाजी और इसका चुनावी कनेक्शन साफ तौर पर मृत्युंजय नजर आ रहा है। नीतीश राणे के भाषण पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साधा है निशाना। फडणवीस ईडी को लगाने भिड़ाने में लगे हैं, यह कहना देशमुख का। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते। तो देखिए किस तरीके से वहां पर देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला हुआ है। विरोधी पार्टी के लोग हैं, उनको गलत मामले में फंसा के ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा के, उसके लिए उनको वक्त है। लेकिन महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुधारना चाहिए, उसके लिए उनको वक्त नहीं है। नाबालिग से रेप मामले में नवाब सिंह फंसे। आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच। कन्नौज के एसपी ने डीएनए मैच की जानकारी दी है। नवाब सिंह को अखिलेश का करीबी बताया गया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है नवाब सिंह की, उसे यूं समझिए आपके डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। कन्नौज के एसपी ने डीएनए मैच हो जाने की जानकारी दी है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, डीएनए का मिलान हो गया, कुछ और भी जानकारी मिल पा रही हो तो बताएं। बिल्कुल, नवाब सिंह की मुश्किलें इससे बढ़ जाएंगी क्योंकि डीएनए का मिलान हो गया। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि नवाब सिंह ने ये घटना नहीं की है। डीएनए जांच की मांग भी विपक्ष की ओर से की जा रही थी और अब जब डीएनए की रिपोर्ट आ गई है तो निश्चित रूप से नवाब सिंह यादव इस मामले में बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अब तो आपके नेता नवाब सिंह यादव फंस जाएंगे, डीएनए जाँच की रिपोर्ट आ गई। बीजेपी के नेता नवाब सिंह, क्या आज तक आप मुझे एक बाइट या आपके चैनल पे कोई ऐसा स्टेटमेंट है हमारी पार्टी का जिसने ये कहा हो कि नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है? किसी ने नहीं कहा। और क्यों नहीं कहा? नवाब सिंह बीजेपी की लगातार 6-7 सालों से उनके संपर्क में। ऐसा तो मंच पर अभी जब 24 का इलेक्शन हुआ है तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मंच पर नवाब सिंह यादव मौजूद थे। बीजेपी के किस मंच पर वो मौजूद थे? बचाने कौन गया था? उनका जिला अध्यक्ष बचाने क्यों गया? और उनके लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ फोटोज हैं। वो चुनाव में अगर कोई आया होगा तो हो सकता है पुरानी तस्वीर हो सकता है आए भी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी नवाब सिंह से कोई सरोकार नहीं रखती। आज एक और अगर उनका डीएनए मैच कर गया है तो आज एक और बीजेपी का व्यभिचारी पकड़ा गया। बीजेपी तो ये कह रही है कि लगातार आप लोग इनकार कर रहे हैं नवाब सिंह यादव के भाजपा में होने से। डीएनए जांच की मांग करके आप लोगों ने उस पीड़िता की बात का, उसके जो आरोप थे उनका खंडन किया था। आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। अनावश्यक आपका ये सवाल है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। हमने फैजाबाद के केस में डीएनए की मांग की है। नवाब सिंह के लिए पहला स्टेटमेंट मेरा है पार्टी की तरफ से कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का पार्ट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उनको बचाने के लिए भाजपा ही त्वरित रूप से परेशान थे। अभी तो उन डीएम और एसपी ने उनको नवाब सिंह को कन्नौज का सबसे बेस्ट नागरिक का अवार्ड दिया है। वो हमारी सरकार ने तो दिया नहीं। तो बीजेपी से उनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये बीजेपी को लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह हैं, उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी के नेता है नवाब सिंह। वो उनका हो सकता है वो मिसिंग रहा हो। पहला बयान मेरा था और मेरा इसलिए बयान था। कुल मिलाकर संजय, मैं समझ पा रहा हूं कि अब समाजवादी पार्टी के ये तमाम नेता पल्ला छुड़ाने में लगे हुए हैं नवाब सिंह से। जिस तरीके से डीएनए का मिलान भी अब हो गया है। हमारा पश्चिम बंगाल से, यहां विधानसभा के लिए कल बड़ा दिन है। टीएमसी सरकार कल नया बिल पेश करेगी। सूत्र हमें जो जानकारी दे रहे हैं कि नए बिल में रेप की सजा आजीवन कारावास, इसका प्रावधान किया गया है। समय सीमा में जांच हो, सुनवाई और दोष सिद्धि होगी। तो ये बहुत ही कड़ा कानून जिसकी बात कही गई है ममता सरकार की तरफ से। तो कल मनोज्ञा लोईवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं के पास सीधे हम आपको लिए चलते हैं। मनोज्ञा, कल इसे टेबल कर दिया जाएगा बिल को? बिल्कुल अखिलेश, कल सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में इसे टेबल कर दिया जाएगा और इसे बिल को प्रस्तावित तौर पर
बीजेपी ने कहा है कि वो इसका समर्थन भी करेगी। अब देखिए, जहां पर एक और दोनों पक्ष और विपक्ष एक साथ एक दारोमदार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में है, तो वहीं दूसरी ओर एक साथ एक मंच पर कल नजर आएंगे, क्योंकि इस कानून की ज़रूरत है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है वो ये कि क्या कोई राज्य सरकार इस तरह के कानून को केंद्र सरकार के कानून के ऊपर ला सकती है कि नहीं, ये कल डिस्कशन में भी साफ हो जाएगा कि इस कानून में, इस जो नया बिल ला रही है, इसमें जिस तरह की बातें रखी गई हैं, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये कि इसे इतना वाटर टाइट कानून के तौर पर रखा जाए, खासतौर से पश्चिम बंगाल के लिए, कि अगर कोई भी बलात्कारी का आरोपी है और वो साबित हो जाए आरोप, तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े, डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटम एंड ऑन दी सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, उसके बाद ये भी डिसाइड हो जाएगा कि क्या उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाएगा। अब कॉर्पोरल पनिशमेंट में, क्योंकि भारत के संविधान में और भारत की न्याय संहिता में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तक जा सकता है, ऐसे में समय सीमा बहुत ज़्यादा हो जाती थी। यही कारण है कि इसे समयबद्ध तरीके से कानून और इंसाफ की लड़ाई को के दरमियान जो समय है उस अवधि को कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और इस बीच में नोकिया एक बड़ी खबर आ गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने निकाला है मार्च। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की गई है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का भी प्रोटेस्ट सामने आया है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की सूचना मिल रही है। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यह घमासान की स्थिति अभी भी बनी हुई है बंगाल में। सड़क पर देख रहे हैं आप, कोलकाता रेप मर्डर केस पर प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने यह मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इधर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की भी सूचना मिल रही है। आप हमारे बेटी का, हमारे बहन का नाम नहीं, कंडोलेंस नहीं देंगे, और हम लोग वीडियो करके अपने लोग, हम लोग भाजपा के परिषदीय दल, हम लोग एक मिनट के लिए साइलेंस, कंडोलेंस के लिए हम लोग बात बोले और साइलेंस मेंटेन किए, उसको भी आप करने नहीं देंगे। हाँ, ये पूरा एकदम सेंसर, हम लोग को पूरा बोल दिए कि अगर आप लोग सोशल मीडिया में इसको देंगे तो आप लोग को शास्ति होगा। हरियाणा को लेकर कांग्रेस में भी मंथन, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले जम्मू और फिर हरियाणा को लेकर बैठक। कांग्रेस में खेमेबाजी, टिकट बंटवारे के लिए चुनौती, तो खेमेबाजी की भी खबर आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, लेकिन कुछ बागी हो सकते हैं, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा को लेकर कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र, ये जो बैठक हो रही है, इससे जुड़ा कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति हरियाणा को लेकर शुरू हो गई है। राहुल गांधी और खड़गे मौजूद हैं और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। इनमें जो मौजूदा विधायक हैं उनमें ज़्यादातर को एक बार फिर से मौका कांग्रेस देने जा रही है। और अब तक जो गुटबाजी जो एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है हरियाणा कांग्रेस में, अब तक टिकट को लेकर के जो बैठकें हुई हैं स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें किसी तरीके का विवाद तो सामने नहीं आया है। देखना यही होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी में किस तरीके का, माफ करिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किस तरीके का माहौल रहता है। आज के बाद कल भी हरियाणा को लेकर के कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और अगले 2 दिनों में, आज और कल की बैठक में, सभी जो 90 सीटें हैं उस पर कोशिश है पार्टी की कि उम्मीदवार जो है वो तय कर दिए जाएं और इसके बाद हरियाणा की पहली सूची जल्द कांग्रेस जारी कर सकती है। अखिलेश, शुक्रिया जैनेंद्र। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब हरियाणा में कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं के बयान आए हैं सामने, आपको सुनवाएंगे हम। सुनकर आपको इस बात का अंदाजा मिल जाएगा कि सीएम की ख्वाहिश और खेमेबाजी कैसे खुलकर हो रही है। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला हैं जिन्होंने कहा कि मैं सीएम होता तो ये कर देता, वहीं कुमारी सैलजा ने भी सीएम पद पर दावेदारी के संकेत दिए। मेरी नौकरी आपने कर दी बर्खास्त, पिछली बार हो जाता है, कई बार नवा मिस्त्री अच्छा लगता है, उसको बुला लिया। इब तो मिस्त्री मुख्यमंत्री भी बन गया, इब भी कुछ नहीं कर रहा। जो मिस्त्री एक था 2 में से, वो तो मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा का। मैं अगर 80 दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहता, संजय तुम बताइए यहाँ ऐसा होता क्या? शहर हर कोने में चिड़ती लगी होती, 100-200 करोड़ को मैं उन्हें दे दूंगा ग्रांट।
जैन साहब 100-200 करोड़ तो भी चलते चलते एक दिन में दे जाता है कि बहुत साल हो गए हैं, एमपी रही, 88 में पहला चुनाव लड़ा मैंने और केंद्र की राजनीति की बहुत कुछ मिला। मुझे अब लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ूं, हरियाणा में आकर हरियाणा के लोगों की सेवा करें, 36 बिरादरी की सेवा करें। देखिए, चुनाव हुआ नहीं, विधायक चुने नहीं गए हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। आप देख रहे थे इशारों में किस तरीके की दावेदारी रखी जा रही थी। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो संदेश जारी किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक अनूठी पार्टी है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभेच्छक और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। आज हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी शुरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे जीवंत पार्टी है और भारत के लोकतांत्रिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बात उन भेड़ियों की करेंगे जो नरभक्षक बन चुके हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। भेड़ियों के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत की सूचना है। 2 महिलाओं को भी भेड़िए ने घायल कर दिया है। अब तक भेड़िए के हमले में 10 लोगों की जान जा चुकी है, 50 लोग जख्मी हो चुके हैं। लेकिन इन भेड़ियों की जो दहशत है वो खत्म नहीं हो रही है। एक के बाद एक इनके हमले की सूचना मिलती है। यूपी के बहराइच में अभी भी इनका आतंक जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक इस वक्त हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। विवेक, आज क्या अपडेट है इन भेड़ियों को लेकर? कुछ और जानकारी अगर मिल पाई हो। बिल्कुल जानकारी है, मिली है अखिलेश। सुबह आप जब मेरे साथ लाइव जुड़े थे उसके बाद मैं अभी करीब 12 से 15 किलोमीटर पैदल बहराइच के इलाकों में और जंगलों में चल चुका हूं। अब नई अपडेट ये है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं अभी यहीं पे वन विभाग की टीम थी, सूचना मिली है, वो आगे की ओर गए हैं। नई अपडेट ये है कि भेड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक समय में 4 जगह से फ़ोन आता है कि यहाँ भेड़िए मिल गए हैं। इसका एक और विरोधाभास है, एक और अपडेट है मेरे पास। खबर यह है कि कुछ अब जो गांव वाले हैं जल्दबाजी में भेड़िया और सियार में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वो सियार देखकर भी बोल देते हैं कि भेड़िया है। आज मैं पूरे दिन वन विभाग के साथ था, तो वन विभाग के चैलेंजेस पता कर रहा था। वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन उनके भी अपने चैलेंजेस हैं। उनका तो कई जगह पे ये कहना है कि कई लोग ड्रोन देखने के लिए झूठ मूठ का हल्ला कर दे रहे हैं कि भेड़िया आया। हालांकि ये अलग एक विषय है, लेकिन दोनों का जो वो पक्ष है वो रखा जाना चाहिए। अब आइए भेड़िए पर। जो कल रात को उसने एक 3 साल के बच्चे की जान ले ली। मैं वन विभाग की टीम के साथ था। उन लोगों ने मुझे बताया कि जब वो उस भेड़िए की तलाश में गए थे उस गांव में, तो उस गांव में उन्होंने भेड़िए को, उस बच्चे को खाते हुए देखा। ये कितना भयावह है, कितना डरावना है। आप सोचिए कि उस बच्चे को वो भेड़िया खा रहा था। वन विभाग के एक आदमी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत बताइए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वो पसरा हुआ है बवाल, मैं वैसे आ जाऊंगा घेरे में। तो उन्होंने नाम गुप्त रखने के नाम पे बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जो बच्चे को वो भेड़िया खा रहा था। इतनी दहशत है इलाके में। इसका समाधान क्या होना चाहिए? मैं तब से ढूंढ रहा था और करीब ये पूरे दिन में घूम ही रहा था। आप मेरी हालत देख के समझ सकते हैं कि कितना घूमा हूँ मैं धूप में और खाली पैर इन जंगलों में। इसका ये समाधान हो सकता है कि जिन इलाकों में भेड़िए का आतंक है, जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है, क्यों ना प्रशासन किसी सामुदायिक केंद्र में जो गांव के जो बच्चे हैं उनकी माओं के साथ रात भर रख के उनका वो सुरक्षा की जाए। ये ज़रूरी है। शायद यही एक समाधान हो सकता है। नहीं तो ये घटनाएं आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो पानी है जंगलों का वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रिहायशी इलाके में भेड़िए घुस गए हैं और ये जो भेड़िए है ऐसे ही आतंक फैला रहे हैं, छोटे बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो अगर प्रशासन कोई ऐसा कदम उठाता है कि एक जगह पे गांव के जो बच्चे हैं और जो उनकी महिलाएं और जो कुछ वो हैं पुरुष, क्योंकि ऑलरेडी गांव के जो लोग हैं वो रात भर जाग रहे हैं, रात भर जाग के कर रहे हैं पहरेदारी, डर के मारे उनको नींद नहीं आ रही है। तो क्यों ना उनको किसी सामुदायिक केंद्र में खबर आ रही है, दर्शकों तक वो जानकारी भी पहुंचा दें। सीएम योगी के आदेश के बाद अब अधिकारी हरकत में आए हैं। बहराइच पहुंचे हैं गोरखपुर जोन के एडीजी। मृतक बच्ची के परिजनों से उनकी मुलाकात हुई है। पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है कि जिलों में कैंप करें। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर में कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन विवेक, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बहराइच के आसपास के जिलों से भी अब जंगली जानवरों के हमले की खबर आ रही है। बिल्कुल अखिलेश, और ये जो हमले हैं ये आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, क्योंकि भेड़िए तो होते ही हैं वो शिकारी और खूंखार, वो आके और उन्होंने खून चख लिया है, और ये जो होते हैं लगभग झुंड में अपना शिकार करते हैं। तो अगर एक भेड़िया भी अगर शिकार लेकर जाता है जंगल में, तो जो भेड़ियों का झुंड होता है वो सब खून चखते हैं, तो वो सब के सब शिकार में निकल सकते हैं, तो ये रक्तबीज की तरह बढ़ते हैं। मान लीजिए आके एक शिकार किसी भेड़िए ने कर लिया और वो ले जाकर खा रहा है 4-5 लोगों के साथ, ये 4-5 भेड़ियों के साथ, और वो 4-5 भेड़िए फिर निकलते हैं शिकार पर। और ऐसे क्या है कि जो जंगल के इलाके हैं, मैं बता रहा हूँ, उनका जो भाट होता है जहाँ वो रहते हैं, वो जो एक स्ट्रक्चर होता है मांद की तरह, अब उससे वो बाहर आ गए, उसमें पानी भर गया है, वो रिहायशी इलाकों में आ गए हैं। तो ये एक नई मुसीबत है। एक लाइन और है इसमें कि जंगल का लगातार काटा जाना भी इस तरह के घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, जानवर ऐसे में बाहर आ जाते हैं, रिहायशी बस्तियों में घुस जाते हैं, लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। मैं आऊंगा विवेक दोबारा आपके पास, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। ये जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, जो पहुंची हैं ढांढस बंधाने के लिए उस परिवार को जिसने अपनों को खो दिया। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है, क्योंकि काफी दिन गुजर गए हैं। इन जंगली जानवरों की जो ये हमले की घटनाएं हैं वो घट नहीं रही हैं, बल्कि बढ़ रही हैं। हर दूसरे दिन, हर दिन इस तरह की खबर आ जाती है कि भेड़िए ने यहाँ हमला किया, वहाँ हमला किया, कई लोग जख्मी हो रहे हैं। 10 तो ऐसी संख्या की जिनकी जान चली गई। और आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक, भेड़िए के हमले में कई लोग घायल हो गए। देर रात अचानक से भेड़िए ने अटैक कर दिया था। लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी हमला करता है ये भेड़िया, यानी जो पालतू पशु होते हैं, बकरियां हो या फिर और भी कोई पालतू पशु जो बंधे रहते हैं घर के अंदर, उन पे भी ये भेड़िया हमला करता है। कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। बात करेंगे आसमानी आफत की, लोगों पर कैसे मुसीबत बन गई है ये वो आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से बुरा हाल है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बाढ़ के हालात को लेकर काफी गंभीर हैं। सीएम ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, लोगों की परेशानियां जानी हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर से अब राहत सामग्री भेजी जा रही है। तेलंगाना में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ और बारिश के हालात को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी एक्शन में हैं। सीएम ने सूबे में बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक की है। तेलंगाना के खम्मम में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। लोग कुदरत की मार झेल रहे हैं। आइए सीधे मैं आपको हैदराबाद ले चलता हूं। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आप इन इलाकों में गए हैं, आपने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा, वहां पर क्या स्थितियां नजर आ रही हैं आपको? जी देखिए, भारी बारिश की अगर बात करें तो चेतावनी लगातार मौसम विभाग की तरफ से है। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए था, अब तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। चेतावनी पहले खम्मम और भद्राद्री कोट्टागुरम जैसे ज़िलों के लिए थी जो आंध्र प्रदेश से लगती थी, वहाँ भारी बारिश शनिवार और रविवार की रात में हुई। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से कामारेड्डी जो ज़िला है, जो महाराष्ट्र से सटा हुआ ज़िला है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, यह मौसम विभाग का कहना है। यहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हुई है जिसकी वजह से जाहिर तौर पर फ्लैश फ्लडिंग की समस्या अब कामारेड्डी में दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम भारी बरसात की बात करें तो मेदक, आदिलाबाद, जगतियाल, कुमारम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, ये सारे ज़िले महाराष्ट्र के से लगे हुए हैं। इन ज़िलों में भारी बारिश मौसम विभाग ने कहा है कि आज हुई है। तो जाहिर तौर पे जब प्रशासन का पूरा फोकस अभी साउथ तेलंगाना के ज़िलों में था, खम्मम में था, नालगोंडा में था, अचानक से मौसम का रुख बदला है और अब नॉर्थ तेलंगाना के ज़िले जो हैं वहाँ पर भारी और अत्यधिक भारी बरसात आज हुई है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर कर रहे हैं इस्तीफे की मांग। तो कोलकाता में यह घमासान लगातार आप देख रहे हैं, सड़क पर किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। लेडी डॉक्टर की जो हत्या की गई उससे लोग अभी तक बहुत ज्यादा नाराज हैं और जूनियर डॉक्टर्स की नाराजगी नहीं खत्म हो रही है। अब पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी सड़क पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का हल्ला बोल, पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
ये देखिए सामने ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जिन्हें इस वक्त अभी अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन आप देखिए अपने साथी के साथ जो हुआ उससे कितने ये आक्रोशित हैं। अब पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं ग्रुप में। ये तमाम जूनियर डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं, कोलकाता की सड़क पर मौजूद हैं, हाथ में इनके तिरंगा, और लगातार इनकी मांग यही है कि लेडी डॉक्टर जिसके साथ दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, उसे इंसाफ मिले। और पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कोलकाता के जो पुलिस के मुखिया हैं, इन प्रदर्शनकारियों का कहना कि वो अब इस्तीफा दें। शुरू से ही दरअसल पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामले में सवालों के घेरे में है। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त कोलकाता से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि अभी भी जो आक्रोश है वो ठंडा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, और जिन इलाकों में इस समय ये जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लाल बाजार और आसपास के इलाकों में, यहाँ पर अभी भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू है और यही कारण है कि वहाँ पर रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। पर सवाल ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कोलकाता पुलिस तक जाकर अपना ज्ञापन देना चाहते थे और इस्तीफा भी मांग रहे हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का, ये कहकर कि जिस तरह की गलतियाँ हुई हैं या फिर सच को छुपाने की कोशिश की गई है, इसके आरोप में सीधा पुलिस और पुलिस के उच्च कार्यकर्ता, उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितना जल्दी हो सके पहले तो इंसाफ की मांग जो जूनियर डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। और आज भी मैं जहां पर हूं, ये आरजीकर अस्पताल में, यहां से लेकर लगातार डॉक्टर्स जो चल के जा रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी और ओपीडी छोड़कर बाकी अस्पताल में अधिकतर गतिविधियों पर वैसे भी अभी भी उसी तरह से ठप पड़ा हुआ है सब कुछ। तो वहीं दूसरी ओर कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा में एक और कानून को लाया जाएगा, अपराजिता कानून लाया जाएगा, और उसके साथ उसे बिल को कानून में तब्दील करने की राज्य सरकार की भी पूरी कोशिश है, जिसका समर्थन बीजेपी कर रही है। पर ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक दिन नहीं है, हर रोज है। आप कल्पना कीजिए कि 25 दिन हो गए हैं और ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अस्पताल हो, अस्पताल के बाहर हो, स्थानीय लोग हों, कल भी यहाँ पर सेलिब्रिटीज से लेकर स्थानीय जनता सड़कों पर चल रही थी। 4 तारीख को फिर से रात को 9 बजे से 10 बजे तक इस तरह की कैंडल मार्चेस निकाले गए हैं। हर रोज कोई ना कोई गतिविधि है और हर रोज सवाल और जवाब के इंतजार में आम जनता जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही है। हाँ, लेकिन ये तो जूनियर डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं मनोज्ञा, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, यानी अभी भी वहां पर अस्पतालों में कामकाज तो प्रभावित हो रहा होगा फिर तो। बिल्कुल, अधिकतर जूनियर डॉक्टर्स आरजीकर अस्पताल से या फिर आसपास के सरकारी अस्पतालों से हैं। यहाँ तक कि कल पेन डाउन बुलाया है डॉक्टर्स ने, और ये पेन डाउन का मतलब होगा कि कोई भी डॉक्टर मरीज को अगर देखेगा भी तो हो सकता है वो इमरजेंसी में दवाई दे दे, लेकिन लिखित तौर पर कोई भी डॉक्टर सिग्नेचर या फिर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा। यही बता रहा है कि डॉक्टर्स में अभी भी किस तरह की नाराज़गी है, प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो अभी भी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर उतर रहे हैं डॉक्टर्स। अमूमन आप अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता है, पर भगवान का स्वरूप होने वाले ये डॉक्टर्स क्या ही करें जब अगर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े और खुद अपनी ही इंसाफ की गुहार अपनी ही सरकार के खिलाफ लगानी पड़े। और मनोज्ञा, इस पूरे मामले में अगर आप शुरू से देखें तो जो पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका है, कोलकाता पुलिस की भूमिका है, वो सवालों के घेरे में है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि आज जो ये जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं तो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं? जी बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है और अगर भरोसा कम हो जाए तो उसको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। ये अगर एक कांच में अगर जो आईना आप देखते हैं उसमें अगर दरार आ जाए तो वो दरार कभी भी भरती नहीं है, और ठीक उसी तरह की एक ऐसी दरार है जिसको भरने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब CISF को तैनात किया गया है आरजीकर अस्पताल में, खासतौर से जिससे डॉक्टर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। खासतौर से महिला डॉक्टर्स जो यहाँ पर काम करती हैं, इस घटना के बाद सभी में एक सदमे के बाद एक तकलीफ, एक ऐसी भावनाएं हैं जिनको मेरे लिए भी शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा डर है, एक ऐसा भय है जो अपने कर्म क्षेत्र में है, जहां पर वो रोज़ आते हैं, जहां पर वो 36 घंटे 48 घंटे लगातार काम करते हैं, मरीजों को देखते हैं, न जाने कितने सैकड़ों मरीजों को ठीक करके वापस घर भेजते हैं। लेकिन अगर वो खुद ही अपने कर्म क्षेत्र में सुरक्षित महसूस ना करें, हालांकि बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आप वापस लौटिए, काम पर लौटिए, आपके खिलाफ हमने
अभी तक कोई मामले नहीं किए हैं, लेकिन उस पर भी राजनीति हो गई सवाल उठाते हुए कि क्या ममता बनर्जी डॉक्टर्स को धमकाने की या डराने की कोशिश कर रही थी। और उसके साथ अब सवाल जिसके जवाब का इंतजार है कि कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। गोल्डी बरार गैंग पर फायरिंग का शक जताया गया है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, यह कनाडा की घटना है जहां पर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की गई है और शक के दायरे में है गोल्डी बरार गैंग। शक यह जताया जा रहा है कि इसी गैंग के लोगों ने यह फायरिंग की है, गोली चलाई है। एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की गई है। तो अभी की यह बड़ी खबर आ रही है कनाडा से, गोल्डी बरार गैंग पर शक है कि उसी ने फायरिंग की। मेरे साथ शशिकांत जी इस वक्त मौजूद हैं, आप पंजाब के डीजीपी भी रह चुके हैं। शशिकांत जी, आपके सोर्सेस के हवाले से भी कुछ पता चल रहा है क्या, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मामला है, कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की गई। हाँ देखिए, घटना तो दुखद है पर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पंजाब में हमारे गैंगस्टर्स हैं और कुछ मिलिटेंट टेररिस्ट हैं, उनके बीच में सीधी साठगांठ है। और जो सिंगर्स होते हैं उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, रियल एस्टेट वाले हो गए, ये सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं उग्राही के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए। और ये पूरी बात तो सामने नहीं आई है। जैसे आपको पता है मूसेवाला का भी मर्डर यहाँ पर हुआ था, उसमें भी गैंग्स इन्वॉल्व थे। पूरी बात तो आएगी, पर क्योंकि आमतौर पे गैंगस्टर्स और मिलिटेंट टेररिस्ट वगैरह का सीधा काम है कि उनसे एक्सटॉर्शन करो और उस पैसे से अपना आर्म्स लो, और कई जो है ड्रग की स्मगलिंग भी करते हैं, वो सब काम करो। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ऐसी दुखद घटना हो रही है। और कनाडा को भी इस बारे में मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पर उनकी धरती पर हमारे ऊपर तो उंगलियां उठाते रहते हैं, और उनकी धरती पे जो कुछ हो रहा है तो वहाँ पे मूक दर्शक बने बैठे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक वहाँ है, पे और आप भी ऐसी शशिकांत घटनाएं जी, हो बहुत चुकी हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। और शक है कि गोल्डी बरार गैंग के लोगों ने ये किया है, यानी उन्होंने फायरिंग की है।